हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116, 117। दोस्तों, इसको आम भाषा में प्रचलन है बंटवारा, कृषि भूमि का बंटवारा। दोस्तों, कृषि भूमि का बंटवारा है दोस्तों, धारा है 116, 117 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में नियम 107, 108, 109 के अंतर्गत ये बताया गया है कि कैसे इसकी प्रक्रिया होगी, कैसे ये चलेगा। दोस्तों 116, दोस्तों ये नियम 107, 108 के अंतर्गत बताया गया है। दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले ये वाद कहाँ चलेगा, ये उप जिला अधिकारी के न्यायालय में ये वाद प्रस्तुत होगा। दोस्तों ये जिस तहसील में आप बंटवारा कराना चाहते हैं, जिस तहसील का ये गाटा ये खाता है, उस तहसील में दोस्तों ये उप जिला अधिकारी महोदय के न्यायालय में दाखिल होगा। दोस्तों वाद पत्र में दोस्तों अगर एक व्यक्ति है तो वादी होगा, एक से ज्यादा है तो वादीगण होगा, नाम होगा, पिता का नाम होगा, पता होगा। दोस्तों इसी प्रकार जो और अन्य सह खातेदार हैं दोस्तों, वो प्रतिवादी होंगे। अगर एक है तो प्रतिवादी होगा, एक से अधिक है तो प्रतिवादीगण होंगे, नाम होगा, पिता का नाम होगा, पता होगा। दोस्तों और दोस्तों ग्राम सभा आवश्यक आवश्यक पक्षकार होगा। दोस्तों इसमें यह है ग्राम सभा आवश्यक पक्षकार होगा। दोस्तों अगर आप एक गांव का अगर आप बंटवारा करा रहे हैं तो उस ग्राम सभा का आपको पक्षकार बनाना होगा, और अगर एक से अधिक गांव का अगर आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो प्रत्येक जो गांव होगा वो सभी ग्राम सभा आपको पक्षकार बनाना होगा, वो आवश्यक पक्षकार होंगे। जैसे आप अगर अगर दो गांव का कर रहे हैं दोस्तों बंटवारा, अगर आपकी जमीन दो गांव में है और दो ग्राम सभा अलग अलग है तो दोनों ग्राम सभा को आपको पक्षकार बनाना होगा। तीन गांव का है तो तीनों गांव को आपको जो ग्राम सभा है उसको पक्षकार बनाना होगा। दोस्तों इसको आप याद रखिए। दोस्तों इसमें है आपको वाद पत्र में आपको गाटा कौन सा है, गाटा में कितना कितना अंश वादी का है, कितना प्रतिवादी का है, ये चीज आपको वाद पत्र में लिखना होगा। दोस्तों वाद पत्र के साथ आपको क्या देना होगा, आपको शत प्रतिलिपि आपको खतौनी देनी होगी। आप जिस गाटे का बंटवारा कराना आप चाहते हैं वो सारी खतौनी आपको देना होगा, और आपको अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा कि किस गाटे में वादी का कितना अंश है, किस गाटे में प्रतिवादी का कितना अंश है। दोस्तों उसमें आपको अगर वादी दाखिल किया है तो क्या वादी का नाम खतौनी में दर्ज है या उसके वारिस हैं। दोस्तों इसको भी आपको स्पष्ट लिखना होगा। वादी अभिलिखित अथवा अनभिलिखित खातेदार है, इसको भी आपको लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों प्रार्थना पत्र या आपने वाद पत्र दाखिल कर दिया, वाद पत्र स्वीकार होने के बाद दोस्तों एक है या इससे अधिक प्रतिवादी या प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होगा। दोस्तों सम्मन भेजा जाएगा। सम्मन प्राप्त होने पर अगर प्रतिवादी अगर न्यायालय नहीं आते और न्यायालय को समाधान हो जाता है कि सम्मन प्राप्त हो गया है, वो संतुष्ट हो जाता है, उस फाइल में संलग्न हो जाता है कि प्रतिवादी के द्वारा ही ये सम्मन लिया गया है, वो न्यायालय नहीं आए हैं। दोस्तों तो जब वो संतुष्ट हो जाता है दोस्तों तो बंटवारा वो करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा देता है। दोस्तों लेकिन दोस्तों अगर प्रतिवादी गण सम्मन मिलने के बाद न्यायालय आते हैं और कोई आपत्ति उसमें दाखिल करते हैं दोस्तों, तो न्यायालय प्रतिवादीगण को जवाब दावा आपत्ति उसको WS या उसका फुल फॉर्म रिटर्न स्टेटमेंट भी कहते हैं दोस्तों, उसको दाखिल करने के लिए उसको अवसर देता है। दोस्तों प्रतिवादीगण जो है अपना जवाब दावा दाखिल करता है। इसके बाद न्यायालय वादी से पूछता है कि प्रतिवादीगण द्वारा
जवाब दावा आया है, इसमें आपको कुछ कहना है कि नहीं कहना है। अगर वादी को प्रतिवादी के जवाब दावे से अगर आप संतुष्ट है तो दोस्तों वो जवाबुल जवाब दाखिल करने के लिए वो कह सकता है कि हम जवाबुल जवाब लगाएंगे दोस्तों। तो न्यायालय उनको जवाबुल जवाब लगाने के लिए उनको अवसर देता है दोस्तों। जवाबुल जवाब दाखिल वो कर सकता है दोस्तों अगर वो चाहे, और अगर संतुष्ट है तो वो नहीं भी दाखिल कर सकता है। न्यायालय इस प्रक्रिया के बाद ये देखेगा कि वाद पत्र पोषणीय है कि नहीं पोषणीय है दोस्तों। अगर पोषणीय है दोस्तों तो वो स्वीकार करता है, अगर पोषणीय नहीं है तो वो खारिज भी कर सकता है दोस्तों। अगर पोषणीय अगर है दोस्तों तो उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वादी के साक्ष्य में दोस्तों ये लगाया जाता है। फिर वादी की साक्ष्य पूरी होने के बाद फिर अगर प्रतिवादी या प्रतिवादीगण है दोस्तों तो उनके साक्ष्य में दोस्तों लग जाता है। दोस्तों अगर वादी प्रतिवादी की साक्ष्य पूरी होने के बाद अगर अंश से संबंधित वादी को या प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों तो न्यायालय प्रारंभिक डिग्री यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में पीडी के नाम से जाना जाता है, पीडी दोस्तों, तो वो पीडी जारी कर देगा दोस्तों। अगर अंश से संबंधित वादी प्रतिवादी दोनों सहमत हैं, जवाब आने के बाद जवाबुल जवाब आने के बाद आपत्ति आने के बाद अंश से संबंधित पक्षकारों गण में कोई आपत्ति नहीं है, सहमति हो जाती है कि हाँ अब ठीक है दोस्तों, तो न्यायालय पीडी जारी कर देगा दोस्तों। पीडी बनने के बाद पीडी जारी होने के बाद दोस्तों वादी प्रतिवादीगण फिर उसका अवलोकन करेंगे दोस्तों। जब पीडी बन जाएगा तो पक्षकारगण वादीगण या प्रतिवादीगण उस पीडी को भी देखेंगे कि क्या जो अंश हमारा है या मिलना चाहिए वादी प्रतिवादी को क्या वो सही बना है। उसके बाद अगर पक्षकारगण पीडी से सहमत हो जाते हैं दोस्तों, कोई आपत्ति किसी को नहीं है, तो न्यायालय कुर्रा व उसको हिस्सा फाड़ भी कहते हैं दोस्तों। हिस्सा फाड़ का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि फाड़ना दोस्तों। अभी एक था नक्शे में, अभी उसको नक्शे में जितने लोग हैं उसको फाड़ दिया जाएगा, वही हिस्सा फाड़ है दोस्तों, उसका कुर्रा बनता है दोस्तों। तो ये कुर्रा या हिस्सा फाड़ के लिए जो क्षेत्रीय लेखपाल जो उस गांव के लेखपाल नियुक्त होते हैं उस लेखपाल को देगा। लेखपाल एक माह के अंदर प्रत्येक का जितना अंश होगा, अंश के मुताबिक यानी वादी और प्रतिवादी का जितना जितना अंश होगा दोस्तों, वो कुर्रा आखिया तैयार करेगा दोस्तों, और उसको एक नजरी नक्शा बनाएगा। नजरी नक्शा में प्रत्येक का जो भी होगा अलग अलग रंगों से वो रंगेगा दोस्तों, वो दर्शाएगा दोस्तों। इसको याद रखिए कि जब कुर्रा बनेगा तो उसमें अलग अलग रंग से दर्शाया जाएगा कि कौन सा वादी का है, कौन सा वादीगण या प्रतिवादीगण का है दोस्तों। वो एक माह के अंदर नजरी नक्शे के मुताबिक आखिया पर रंग विभाजन कर देगा। उसके बाद कुर्रा न्यायालय को प्रेषित कर देगा दोस्तों। जब क्षेत्रीय लेखपाल उस कुर्रा को कंप्लीट कर देगा दोस्तों, तो फिर न्यायालय में वो प्रेषित कर देगा उप जिला अधिकारी महोदय के पास। न्यायालय में आने के बाद दोस्तों फिर पक्षकारगण जो कुर्रा फाड़ बनता है उसको फिर देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे कि क्या पीडी के अनुसार ये जो कुर्रा फाड़ बना है ये सही है, अंश सबका सही है कि गलत है। अगर सही है दोस्तों और सभी लोग सहमत हैं तो सहमत होने पर दोस्तों फिर लेखपाल का बयान होगा। लेखपाल ये बयान देगा कि ये मेरे द्वारा ये कुर्रा जो फाट है या हिस्सा फाट है ये मेरे द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, उसका बयान दर्ज होगा।
उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय कुर्रा आख्या की पुष्टि करेंगे दोस्तों, पुष्टि कर देंगे। उसके बाद फाइनल डिक्री, अंतिम डिक्री। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा मिलता जुलता शब्द है, उसको डिक्री को डिग्री बोलते हैं। तो दोस्तों डिग्री नहीं है, डिक्री है, DECREE, और इसमें का है, गा नहीं है, डिक्री, डिक्री है दोस्तों। यह अंतिम डिक्री, फाइनल डिक्री ये बनाई जाती है। फिर सभी को दोस्तों, लेकिन इसमें ध्यान देना है दोस्तों, न्यायालय को या जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं सभी को समान रूप से अंश के मुताबिक, जो जिसका अंश होगा अंश के मुताबिक सभी को समान देना होगा, ना कि किसी व्यक्ति का निम्न श्रेणी को दे दिया जाए, किसी को उच्च श्रेणी का दे दिया जाए। दोस्तों समान रूप होने का पूरा प्रयास होना चाहिए दोस्तों। जैसे जिस भूमि का बंटवारा हो रहा है दोस्तों, अगर वो भूमि पक्की सड़क से लगी है, आबादी के पास है, या कमर्शियल वाणिज्य जहां है, अगर वहां है, अगर सटा हुआ है दोस्तों, तो इसको बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि आनुपातिक तौर पर जो जिसका जितना अंश होता है वादी प्रतिवादी गढ़ को आनुपातिक तौर पर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई अगर वृक्ष है या ऐसे कोई मूल्यवान चीज है तो उसको भी दर्शाया जाएगा दोस्तों। ये ध्यान देना है दोस्तों कि नहीं किसी के पास अगर सड़क पे दे दिया जाए, किसी को सड़क के पीछे दे दिया जाए, या कोई अगर कमर्शियल यूज का जमीन है उसको किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए, किसी को उसको पीछे दे दिया जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको आनुपातिक रूप से वादी प्रतिवादी गढ़ को सभी को दिया जाएगा। इसको विशेष ध्यान इसको दिया जाएगा दोस्तों। अगर और इसमें और दोस्तों हैं, उसके बाद वादी प्रतिवादी गढ़ के दे भू राजस्व अलग अलग कर दिया जाएगा। दे भू राजस्व का मतलब दोस्तों माल गुजारी, उसको लगान के नाम से जानते हैं, माल गुजारी के नाम से जानते हैं, उसको अलग अलग भी कर दिया जाएगा। वो अलग अलग कैसे होगा दोस्तों? कलेक्टर दर के अनुसार सभी घाटों का मूल्यांकन वादी व प्रतिवादी गढ़ के अंश के मुताबिक अलग अलग होगा दोस्तों। ये जो कलेक्टर का जो सर्किल रेट होता है उसके मुताबिक होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक चीज और प्रावधान है कि जब तक इस भूमि का बंटवारा नहीं होता है तो पूर्व में जो लगान मतलब दिया जाता था वो जब तक इसका निस्तारण नहीं होता है तब तक ये सहखातेदार मतलब वादी प्रतिवादी ये लोग देते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है दोस्तों, तो इसीलिए इसमें व्यवस्था किया गया है दोस्तों, देते रहेंगे। ये हो गया। आदेश पारित होने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों? ये तो हो गया दोस्तों, अंतिम डिक्री बन गई दोस्तों, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। उसके बाद आदेश पारित उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो कुर्रा फाट होता है, जो आख्या आती है, उसके मुताबिक दोस्तों वो आदेश पारित करते हैं। ये तो हो गई न्यायालय तक की बात दोस्तों। आदेश पारित होने के बाद की प्रक्रिया क्या है दोस्तों? सभी पक्षकारों को नक्शे व कुर्रा हिस्सा फाट मुताबिक मौके पर जाकर कब्जा दिलाया जाएगा दोस्तों। इसमें व्यवस्था दी गई है कि आदेश होने के बाद वादी या वादीगढ़, प्रतिवादी या प्रतिवादीगढ़ को जो भी उनका अंश होगा, जो भी जैसे कुर्रा फाट या कुर्रा बना है उसके मुताबिक अंश के मुताबिक उनको मौके पर जाकर कब्जा दिलाया जाएगा। अब दोस्तों एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, सिर्फ एक गाटे का, बाकी आप समझ जाएंगे आगे दोस्तों। जैसे हमने इसमें बताया है एक गाटे का या उससे अधिक गाटे का, एक गांव का या उससे अधिक गांव का भी बंटवारा आप करा सकते हैं दोस्तों। तो हम एक गाटे का, जैसे मान लो एक गाटा है 70, इसका आपने बंटवारा कराया, उसमें है 4 लोग, एक वादी 3 प्रतिवादीगढ़ है दोस्तों। तो इसमें होगा क्या? देखिए दोस्तों ये गाटा 70 था। अब जिसका जितना अंश रहेगा दोस्तों, ये अंश के मुताबिक
इनको ये जो फाट बनता है, कुर्रा जो नक्शा बनेगा इसमें बनेगा दोस्तों। तो ये बन जाएगा 70/1। जैसे मान लो ये वादी का हो गया, तो ये काला रंग, ये लाल रंग, ये नीला रंग, ये हरा रंग दोस्तों। इसी को कुछ लोग रंग भेदी नक्शा भी कहते हैं दोस्तों। तो इसको ये रंग से रंगा रहेगा और उसमें ऐसे बटे भी पड़ जाएंगे दोस्तों कि कौन सा रंग वादी का है, कितना अंश है, कितना प्रतिवादी फला का है, प्रतिवादी 1 का, प्रतिवादी 2 का, प्रतिवादी 3 का दोस्तों। ऐसी जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये 4 ही लोग हों, 2 लोग भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं दोस्तों। तो जितने लोग रहेंगे दोस्तों तो सबका बनेगा। और दोस्तों इसमें एक चीज आपको और देखना है दोस्तों कि जैसे ये है, देखिए ये रास्ता है। पहले पहले मान लो लोग ऐसे ऐसे जोते थे दोस्तों, ये मौखिक बंटवारा अपना ऐसे जोते थे, लेकिन जब बंटवारा हो गया दोस्तों तो देखिए ये रास्ते पे आ गए सभी लोग, मतलब रास्ता हो, चकमार्ग हो, पक्की सड़क हो दोस्तों। और इसमें एक चीज और है दोस्तों, जैसे मान लो अगर ये वादी है और ये 3 प्रतिवादी है, अगर मान लो ये तीनों भाई हैं और ये अलग पिताजी के हैं, ये अलग पिताजी के हैं दोस्तों। अगर ये चाहते हैं कि नहीं हम लोग संयुक्त रहेंगे तो संयुक्त भी रह सकते हैं दोस्तों, ये भी व्यवस्था दी गई है। ऐसा नहीं, अगर ये लोग चाहते हैं कि हम लोग संयुक्त रहेंगे या और भी लोग हों तो ये भी व्यवस्था दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको शुरू से लेके अंतिम तक मौके पर कब्जा मिलने तक के बारे में हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है सरल भाषा में, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट मेरा हौसला बढ़ाता है दोस्तों। और एक चीज दोस्तों आप लोगों के लिए और कहना चाहता हूं कि आप लोगों को जमीन से संबंधित, जैसे उसको नापना, उसको जोड़ना, उसको एक दूसरे में अदला बदली करना, जैसे बीघा से हेक्टेयर में, कड़ी से मीटर में, मीटर से फीट में, गज में, डिसमिल में दोस्तों, या पुराने से पुराने कागजात को आपको देखने के लिए, या नक्शा हो आपको जानने के लिए, चाहे वर्तमान के कागज हो, चाहे 100 साल पुरानी कागजात आपको हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, वो चाहे हिंदी में हो चाहे उर्दू में हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा ये मोबाइल नंबर है 877191737339। इस नंबर पर दोस्तों आप फोन भी कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपको अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आती है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप हमसे संपर्क कर लें इसी नंबर पर दोस्तों, आपका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।